नमस्ते। भारत के स्वर्ण युग या गोल्डन एज के बारे में तो हम सबने सुना ही है। एक ऐसा दौर जब कहते हैं कि ज्ञान और संस्कृति अपनी बुलंदी पर थे। पर सवाल ये है कि आखिर ये युग था कौन सा? तो चलिए आज हम सब मिलकर गुप्त साम्राज्य के उस दौर में चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सच में इसे भारत का स्वर्ण युग कहना सही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर किसी भी दौर को स्वर्ण युग का खिताब मिलता कैसे है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं और खूब सारी धन दौलत से तय होता है, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? चलिए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये स्वर्ण युग था कैसा? देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो समय था जब भारत ने विज्ञान, कला और दर्शन मतलब फिलॉसफी में ऐसी कमाल की ऊंचाइयां छुईं जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर दिखाई देता है। अब देखिए, इतनी जबरदस्त तरक्की रातों रात तो नहीं हो सकती, है ना? इसके लिए चाहिए एक मजबूत, एक स्थिर शासन, और ये स्थिरता दी गुप्त वंश के सम्राटों ने। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उन शासकों से जिन्होंने इस महान साम्राज्य की नींव रखी। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 275 सीई में श्रीगुप्त से। लेकिन साम्राज्य को असली उड़ान तब मिली जब चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि ली, मतलब राजाओं के भी राजा। और फिर इनके बाद आए दो सबसे बड़े नाम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। यही वो शासक थे जिन्होंने इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। पहले बात करते हैं समुद्रगुप्त की, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी जीतों के बारे में हमें इलाहाबाद के एक स्तंभ पर लिखे प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। ये समझिए कि एक तरह का विजय गीत है जो बताता है कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपनी तलवार के दम पर भारत के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। युद्ध और विजय के इस दौर के बाद साम्राज्य में शांति और समृद्धि का एक लंबा दौर आया, और ये दौर था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। और जानते हैं, इसी शांत और स्थिर माहौल में वो स्वर्ण युग अपनी पूरी चमक के साथ खिला। उनका जो दरबार था ना, वो सिर्फ शासकों और सेनापतियों का जमावड़ा नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे तेज दिमागों का अड्डा था। यहाँ 9 ऐसे जबरदस्त विद्वान थे जिन्हें नवरत्न या 9 रत्न कहा जाता था। सोचिए, इनमें कालिदास जैसे कवि थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री, हर क्षेत्र के माहिर लोग। जरा सोचकर देखिए, जब ये सब एक साथ बैठते होंगे तो किस लेवल की बातें होती होंगी। तो इस राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा एक्सप्लोजन जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस दौर में आखिर कौन कौन सी अद्भुत खोजें हुईं। 0, 0 सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन ये वो खोज थी जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दशमलव प्रणाली मतलब डेसिमल सिस्टम, और जीरो का आविष्कार, जो आज हर छोटी बड़ी गणित की कैलकुलेशंस की बुनियाद है, वो इसी गुप्त काल में भारत की ही देन है। और इसी दौर में हमें मिले एक और जीनियस, महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। याद है, हम सब स्कूल में पाई की वैल्यू पढ़ते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन के सिद्धांत। आज भी जो गणित हम पढ़ते हैं उसकी नींव आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने ही रखी थी। ये वाकई कमाल की बात है। लेकिन ये जो ज्ञान का विस्फोट था, वो सिर्फ साइंस और मैथ्स तक ही नहीं रुका। ये दर्शन यानी फिलॉसफी का भी स्वर्ण युग था। इसी समय हिंदू दर्शन की 6 सबसे बड़ी विचारधाराओं को सिस्टमेटाइज किया गया, जिन्हें षट दर्शन कहते हैं। मतलब दुनिया को देखने और समझने के 6 अलग अलग नजरिए। इनमें योग, सांख्य और वेदांत जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं, जिन पर तो आज भी दुनिया भर में बात होती है। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। साहित्य में महाकवि कालिदास की अमर रचनाएं थी, तो मेडिसिन में आयुर्वेद नई ऊंचाइयों को छू रहा था। और इंजीनियरिंग का चमत्कार, अरे दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, जो 1600 साल बाद भी बिना जंग लगे खड़ा है। कमाल है। और ये सब तरक्की मुमकिन कैसे हुई? उन व्यापार मार्गों से जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया से जोड़ा, और विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं टिकते। तो फिर सवाल उठता है कि हुआ क्या?
इतना महान, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य के पतन की कोई एक वजह नहीं होती। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी ताकतें थीं, यानी एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट और खूब सारी दौलत, वही अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जो नए राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे, ऊपर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे और प्रशासन भी ढीला पड़ता जा रहा था। बस इन सब ने मिलकर साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद भारत में एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का दौर आया। छोटे छोटे राज्य बन गए और इस बिखराव को समेटकर उत्तर भारत को फिर से एक करने का काम किया अगले महान शासक सम्राट हर्षवर्धन ने। अच्छा, हर्षवर्धन के समय के बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है चीनी यात्री ह्वेनसांग से, जो उस वक्त भारत आए थे। उन्होंने अपने लेखों में हर्ष के साम्राज्य को एक खुशहाल और समृद्ध राज्य बताया, और प्रयाग में जो बड़ी बड़ी धर्म सभाएं होती थीं, उनका तो उन्होंने आंखों देखा हाल लिखा है कि वो देखने लायक होती थीं। साम्राज्य तो बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी हमेशा रह जाती है। तो आखिर गुप्तकाल ने हमें ऐसा क्या दिया जो आज भी हमारे साथ है? चलिए अब बात करते हैं उस अमिट विरासत की। तो जब हम गुप्तकाल को याद करते हैं तो क्या याद आता है? गणित को दिया गया शून्य का वो अनमोल तोहफा, फिलॉसफी की वो गहरी विचारधाराएं, संस्कृत साहित्य के वो बेशकीमती ग्रंथ, और मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी में हुई वो तरक्की जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ इतिहास के कुछ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि आज के आधुनिक ज्ञान की नींव के पत्थर हैं। और ये सब हमें वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर ले आता है, क्या गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग सिर्फ उसके शक्तिशाली सम्राटों और उनके विशाल साम्राज्य की वजह से कहना चाहिए, या फिर उन अनमोल विचारों, उन खोजों की वजह से जो आज भी हमारी दुनिया पर अपना असर डाल रही हैं? आखिर एक स्वर्ण युग की असली परिभाषा है क्या? फौजी ताकत या फिर सांस्कृतिक विरासत? ये सोचने वाली बात है।